नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जहां पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे, वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों तो असम में 3 चरणों में चुनावों का आयोजन आयोग द्वारा किया गया है। भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश नहीं, अपितु सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भी वो अपार विविधता को अपने भीतर समेटे है। एक ओर खान पान, बोली, मजहबी एवं धार्मिक मान्यताओं की यह विविधता इस देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत बनाती है, तो दूसरी ओर यही विविधता इस देश की राजनीति को जटिल और पेचीदा भी बनाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति की दिशा में धीरे धीरे किंतु स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति को सबका साथ सबका विकास और वोट बैंक की राजनीति को विकास की राजनीति चुनौती दे रही है। यही कारण है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिद्ध होंगे। इतिहास में अगर पीछे मुड़कर देखें तो आज़ादी के बाद देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई और विकल्प मौजूद नहीं था। धीरे धीरे क्षेत्रीय दल बनने लगे, जो धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र में मजबूत होते गए। लेकिन ये दल क्षेत्रीय ही बने रहे, अपने अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी रहा कि समय के साथ ये दल अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनने में अवश्य कामयाब हो गए। आज स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी इन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति का आकलन इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वो लगातार 2 बार से अपने इतने प्रतिनिधियों को भी लोकसभा में नहीं पहुंचा पा रही है कि सदन को नेता प्रतिपक्ष दे पाए। उसे चुनौती मिल रही है एक ऐसी पार्टी से जो अपने उत्पत्ति के समय से ही तथाकथित सेक्युलर सोच वाले दलों की ही नहीं, वोटरों के लिए भी राजनीतिक रूप से अछूत बनी रही। 1980 में अपनी स्थापना, 1984 आम चुनावों में मात्र 2 सीटों पर विजय, फिर 1999 में एक वोट से सरकार गिरने से लेकर 2019 लोकसभा में 303 सीटों तक का सफर तय करना बीजेपी ने जितना लंबा सफर तय किया है उससे कहीं अधिक लंबी रेखा अन्य दलों के लिए खींच दी है, क्योंकि आज वो पूर्ण बहुमत के साथ केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग 17 राज्यों में उसकी सरकारें हैं। वो दल जो केवल हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित था, आज वो असम में अपनी सरकार बचाने के लिए मैदान में है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में अपनी जड़ें जमा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल है। असम की अगर बात करें तो घुसपैठ से परेशान स्थानीय लोगों की वर्षों से लंबित एनआरसी की मांग को लागू करना, बोडोलैंड समझौता, बोडो को असम की ऑफिशियल भाषा में शामिल करना, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबिल ब्रिज, सरायघाट ब्रिज जैसे निर्माणों से असम को नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग हिस्सों से जोड़ना, कालीबाड़ी घाट से जोरहाट का पुल और धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक पुल, जो असम और मेघालय की सड़क मार्ग की करीब 250 किमी की वर्तमान दूरी को मात्र 19 से 20 किमी तक कर देगा, जैसे विकास कार्यों के साथ भाजपा की वर्तमान सरकार जनता के सामने है। वहीं अपनी खोई जमीन पाने के लिए संघर्षरत कांग्रेस ने अपने पुराने तर्ज पर ही चलते हुए सत्ता में आने पर सीएए को निरस्त करना, सभी परिवारों को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देना, राज्य की हर महिला को 2000 रुपये प्रति माह देना और 5 लाख नौकरियां देने जैसे वादे किए हैं। बंगाल की बात करें तो यहाँ लगभग 34 वर्षों तक शासन करने वाली लेफ्ट और 20 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस दोनों ही रेस से बाहर हैं। विगत 2 बार से सत्ता पर काबिज तृणमूल का एकमात्र मुख्य मुकाबला भाजपा से है।
उस भाजपा से जिसका 2011 के विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिस हिंसा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने वाम का 34 साल पुराना किला ढहाया था, आज उनकी सरकार के खिलाफ भाजपा ने उसी हिंसा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। केरल की बात करें तो यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने है। यह अलग बात है कि अन्य राज्यों में लेफ्ट उसकी सहयोगी होती है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि हर 5 साल में दोनों बारी बारी से सत्ता में आते हैं। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसकी सत्ता में वापसी हो सकती है। क्या होता है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी केरल से लोकसभा पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए केरल की जीत मायने रखती है। भाजपा की अगर बात करें तो 2011 में उसे केरल विधानसभा में मात्र 1 सीट मिली थी और इस बार वो मेट्रो मैन ई श्रीधरन की छवि और अपने विकास के वादे के साथ मैदान में है। वहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरी लेफ्ट ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चुनावों से पहले सबरीमाला से जुड़े सभी केसों को वापस लेने का फैसला लिया है। जाहिर है गैर हिंदी भाषी केरल में भाजपा वर्तमान में अवश्य अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन उसकी निगाहें भविष्य पर है। यही कारण है कि कांग्रेस और लेफ्ट भले ही केरल में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों का ही मुख्य मुकाबला भाजपा से है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ की कांग्रेस सरकार चुनावों से ऐन पहले गिर गई। यह दक्षिण में कांग्रेस की आखिरी सरकार थी। यहाँ भी भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दा है। राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे पर एक महिला की शिकायत का मुख्यमंत्री द्वारा गलत अनुवाद करने का वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बना था और पुडुचेरी सरकार की हकीकत बताने के लिए काफ़ी था। हालांकि यहाँ भी भाजपा का अब तक कोई वजूद नहीं था, लेकिन आज वो मुख्य विपक्षी दल है। तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हिंदी भाषी नेता लोगों को आकर्षित नहीं करते, लेकिन ऐसा 40 सालों में पहली बार होगा जब यहाँ के 2 दिग्गज जयललिता और करुणानिधि के बिना चुनाव होने जा रहे हैं। जयललिता 6 बार और करुणानिधि 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार भी टक्कर AIADMK और DMK के बीच ही है। DMK और कांग्रेस यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा AIADMK के साथ गठबंधन में है। जयललिता या करुणानिधि जैसे चेहरों के अभाव में जनता किसको चुनती है यह तो समय बताएगा। यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा भाषा का होता है। दरअसल तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। राहुल गांधी ने अपने हाल के दौरे में लोगों को भरोसा दिलाया है कि तमिल यहाँ की पहली भाषा होगी, उन पर कोई अन्य भाषा नहीं थोपी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उनमें एक कमी यह रह गई है कि वो तमिल भाषा नहीं सीख पाए। कहा जा सकता है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे जहां कभी क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व था, आज भाजपा वहां सबसे मजबूत विपक्ष बनकर उभरा है। जाहिर है वर्तमान परिस्थितियों में इन राज्यों के चुनाव परिणाम न सिर्फ इन राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे, बल्कि काफ़ी हद तक देश की राजनीति का भविष्य भी तय करेंगे। आभार डॉक्टर नीलम महेंद्र, लेखिका एवं वरिष्ठ स्तंभकार। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।